हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10 विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 8 कार्बन व उसके यौगिक। और उससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने जो पढ़ा था वो फ्रियोन के बारे में पढ़ा था, फ्रियोन के उपयोग है, फ्लोरीन की संरचना को समझा था और उसके बाद में हमने फ्रियोन का नामकरण उसके बारे में सब कुछ में पढ़ लिया था अच्छे से। अब हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो एलपीजी और सीएनजी गैसें होती है, इनमें जो प्रमुख अंतर है वो हम कैसे कर सकते हैं। सामान्यतः इसमें कंफ्यूज रहता है कि भाई एलपीजी है उनका निर्माण कहाँ से किस प्रकार होता है, सीएनजी का निर्माण कैसे किस प्रकार होता है, उसके बारे में हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले हम इसको अंतर के द्वारा समझ लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो सीएनजी और एलपीजी। अब इसमें आपको पता है जो सीएनजी है उसका पूरा नाम पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और लगभग क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम। तो सीएनजी जो है उसका पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और जो एलपीजी है उसका होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फिर आता है कि बेस में प्रमुख घटक क्या होता है। तो जो सीएनजी होता है उसमें जो प्रमुख घटक हम मानते हैं मेथेन, इसमें प्रमुख घटक होता है और अन्य हाइड्रोकार्बन भी कुछ मात्रा में हो सकते हैं। लेकिन जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होते हैं उसमें जो प्रमुख घटक है जैसे ब्यूटेन है, प्रोपेन है, यानी जिनमें कार्बन परमाणु अधिक कार्बन परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन वाले प्रमुख घटक के रूप में इसमें होते हैं, एलपीजी में होते हैं। थर्ड इसमें आता है कि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, किसमें, सीएनजी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका प्रमुख घटक ही क्या है, मेथेन। और आपको पता है मेथेन में कार्बन परमाणु कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो प्रतिशत मात्रा है वो आसानी से कम होगी। इसी प्रकार जो एलपीजी होती है इसका प्रमुख घटक ब्यूटेन और प्रोपेन, इनमें क्रमशः 4 है, 5 है, 6, 7 इस प्रकार कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है। और हम कह सकते हैं कि प्रतिशत मात्रा भी इसकी क्या हो सकती है, अधिक होती है। थर्ड आता है जब सीएनजी का दहन किया जाता है, अर्थात गाड़ियों में ईंधन के रूप में जब इसका उपयोग करते हैं तो जो वायुमंडल के लिए हानिकारक गैसें होती है CO2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, ये क्या है, कम मात्रा में निकलती है। क्यों भाई इसमें प्रतिशत मात्रा कार्बन की कम है इसलिए कम ही निकलेंगी। और जो एलपीजी है उसमें प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण जो CO व CO2 क्या निकलती है, अधिक निकलती है और इसमें प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। अगला जो पॉइंट आता है इसमें अंतर के रूप में, ये गैस सीएनजी गैस पर्यावरण के लिए हितैषी है, पर्यावरण के लिए लाभदायक है, ज़्यादा पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती है। क्योंकि इसमें कार्बन का प्रतिशत कम होता है। और जो एलपीजी होती है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो घटक होते हैं गैसों के जिसमें CO और CO2 की मात्रा अधिक निकलती है और कार्बन का प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है काफ़ी मात्रा में। फिर हम बात करते हैं इस गैस सीएनजी गैस को किस प्रकार सिलेंडरों के अंदर भरकर रखा जाता है। तो उसके लिए एक सीधा सा तरीका है कि जो प्राकृतिक गैस होती है, प्राकृतिक गैस को उच्च ताप पर, अधिक ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और इनको अधिक ताप पर गर्म करके तो ये जब गैस बन जाएगी तो उसको हम सिलेंडरों में दाब लगाकर आसानी से भर सकते हैं। इसी प्रकार जो एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये जो गैस होती है इसको उच्च दाब द्वारा जो सिलेंडर होते हैं सिलेंडरों में या पात्रों में भरा जाता है उच्च दाब के द्वारा। और जो सीएनजी होती है उसको उच्च ताप के द्वारा स्टोरेज किया जाता है, स्टोर किया जाता है।
अगला आता है इसमें जो सीएनजी होती है वो हल्की होती है और एलपीजी क्या होती है, भारी होती है। सीएनजी गैस हल्की होती है और एलपीजी क्या होती है, भारी होती है। अब इसका फायदा ये है, क्वेश्चन आता है कि सीएनजी एलपी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ ईंधन है, क्यों है, क्यों? तो इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो सीएनजी गैस होती है वो हल्की होने के कारण यदि इसका किसी दुर्घटनावश रिसाव हो तो ये वायुमंडल में फैल जाती है और वायुमंडल में फैलने से दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और क्वेश्चन है कि यदि एलपीजी जो है उसका रिसाव हो जाए तो हम क्या करते हैं? तो एलपीजी गैस जो होती है हमें पता है क्या होती है, भारी होती है और भारी होने पर यदि किसी कारणवश इसका रिसाव हो जाए तो ये वायुमंडल में एक परत का निर्माण कर लेती है और जब ये गैस किसी ताप या आग के संपर्क में आती है तो आग पकड़ लेती है जिससे दुर्घटना हो जाती है। तो इस प्रकार इसमें इनका जो पूरा नाम है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड इसमें पूछा जाता है इनके जो घटक होते हैं उनके बारे में, और थर्ड पूछा जाता है कि भाई जो सीएनजी गैस है वो एलपीजी से अच्छा या श्रेष्ठ ईंधन है, क्यों है। अब एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, एलपीजी गैस है उसका रिसाव का हमें पता चले इसके लिए जब इन गैस को सिलेंडर में भरते हैं तो उसमें थायोल मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? थायोल। थायोल मिलाते हैं तो ये थायोल क्या करता है, जब गैस का रिसाव होता है उस स्थिति में दुर्गंध उत्पन्न करता है, जिसे हमें पता चल जाता है कि भाई एलपीजी जो है वो सिलेंडर जो है उसमें रिसाव हो रहा है या ये लीक हो चुका है। तो इस प्रकार हमने इसमें सीएनजी और एलपीजी जो है उसके गुणों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं, जो अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो आएगा बहुलक। बहुलक क्या होते हैं, इसको हम किस प्रकार से आगे समझ सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट रहने वाला है वो होगा बहुलक, या जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर। तो बहुलक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगला पॉइंट होगा बहुलक, पॉलीमर। अब बहुलक होते क्या हैं, इसको किस प्रकार से आगे हम अच्छे से समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बहुलक जो है वो अंग्रेजी शब्द पॉलीमर से बना है। किससे बना है? अंग्रेजी शब्द पॉलीमर से बना है। अब पॉलीमर जो है वो एक ग्रीक शब्द है पॉलीमेरोरस। ग्रीक शब्द पॉलीमेरोरस किससे बना है? पॉलीमेरोरस। इसमें जो पॉली होता है उसका यदि अर्थ देखा जाए तो पॉली का मतलब होता है अनेक या विभिन्न, और जो मेरोरस जो होता है उसका अर्थ होता है यूनिट, या इसको हम बोल सकते हैं इकाई, अनेक इकाई। तो हम बोल सकते हैं कि जो बहुलक होते हैं वो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात अनेक छोटी छोटी एकलक इकाइयाँ आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करती है। एक तो परिभाषा हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। सेकंड जो परिभाषा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कम अणुभार वाली छोटी छोटी एकलक इकाइयाँ, कम अणुभार वाली, जिसका अणुभार क्या हो? कम हो, तो कम अणुभार वाली
छोटी छोटी एकलक इकाइयां आपस में मिलकर अधिक या उच्च अणुभार वाली बड़ी श्रृंखला का निर्माण करती है। बड़ी श्रृंखला का निर्माण करती है तो उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक कहते हैं। यानी अनेक इकाइयां मिलकर, छोटी छोटी एकलक इकाइयां मिलकर जब उच्च अणुभार वाली बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं या बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं तो उसे बहुलक कहते हैं। अब ये जो बहुलक के निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुलक के निर्माण की प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। बहुलकीकरण कहलाती है। तो जब बहुलक का निर्माण होता है तो बहुलक के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुलकीकरण जो है वो कहते हैं। अब उसके बाद में जैसे इसके एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे एथीन के बहुलकीकरण से किसका निर्माण होता है? पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो एथीन के बहुलकीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। अब इसमें बात आती है कि भाई एकलक क्या होती है? एकलक या इसको बोलते हैं मोनोमर। तो एकलक इकाइयां किसे कहते हैं या मोनोमर किसे कहते हैं? तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो छोटे छोटे अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु क्या कहलाते हैं? एकलक कहलाते हैं। जो छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एकलक का निर्माण करते हैं। या हम इसको इस प्रकार से भी परिभाषित करते हैं कि जिन इकाइयों की पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है उन्हें एकलक कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं जिन इकाइयों की पुनरावृत्ति से बहुलक बनता है, जिन इकाइयों की पुनरावृत्ति से बहुलक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एकलक कहते हैं। तो इस प्रकार हमने बहुलक के बारे में जाना कि बहुलक को अंग्रेजी शब्द क्या होता है? पॉलीमर बोलते हैं। ग्रीक शब्द पॉलीमेरोरस से बना है। पॉली का मतलब होता है अनेक या विभिन्न, और मेरोरस का अर्थ होता है यूनिट या इकाई। तो अनेक एकलक इकाइयां आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? बहुलक का। अर्थात हम बोल सकते हैं छोटी एकलक इकाइयां जिनका अणुभार क्या हो? कम हो, आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाली लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुलक कहते हैं। फिर बात आती है कि भाई एकलक क्या होते हैं? तो जिनके अणुओं के मिलने से बहुलक बनता है या छोटे छोटे अणु जिन्हें एकलक बोलते हैं, या जिन इकाइयों की पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है उसे एकलक कहते हैं। फिर हमने एक उदाहरण के द्वारा समझाया, जैसे पॉलीथीन में एथीन की अनेक इकाइयां मिलती है। पॉलीथीन जो होती है उसमें एथीन की अनेक इकाइयां मिलती है। अब जैसे एथीन की अनेक इकाई, तो फिर क्या बनेगा? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का निर्माण जो है वो होता है। एथीन की अनेक इकाइयां मिलकर पॉलीथीन का निर्माण करती है। यहाँ पे जो एथीन है वो क्या है? एकलक, और पॉलीथीन बनेगी वो क्या है? बहुलक। तो इस प्रकार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अगला जो इसमें पॉइंट होगा वो आता है कि भाई ये बहुलक प्रकार कितने होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं। सामान्यतः जो बहुलक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो अगला पॉइंट है बहुलकों के प्रकार।
बहुलक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, और दूसरा आता है कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक, कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक। अब बात आती है कि भाई प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक है उसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि वे बहुलक जिन्हें प्रकृति से सीधे प्राप्त करते हैं, जिन्हें प्रकृति से सीधे प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। अर्थात वो बहुलक जिनको हम डायरेक्ट किससे प्राप्त कर लेते हैं, प्रकृति से प्राप्त कर लेते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक रबर है, प्राकृतिक रबर, गोंद, रेजिन है, सेल्यूलोज है, प्राकृतिक रबर, गोंद है, रेजिन है, सेल्यूलोज है। उसके बाद में जैसे स्टार्च है, ऊन है, स्टार्च, ऊन। उसके बाद में जैसे न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है। ये सब क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। अब ये जो प्राकृतिक बहुलक हैं वो कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक बहुलक कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक रबर। तो हम अगला हमारा जो पॉइंट होगा प्राकृतिक में, प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर है। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि प्राकृतिक रबर होता क्या है, इसका निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। अब प्राकृतिक रबर जो होता है वो एक रबड़ का वृक्ष होता है, रबर का वृक्ष, जिसका नाम होता है हेविया, हेविया ब्रेसिलियंसिस, ब्रेसिलियंसिस, हेविया ब्रेसिलियंसिस। अब ये जो वृक्ष होता है, इस वृक्ष से प्राप्त दूध, जिसे हम बोलते हैं लेटेक्स या क्षीर, लेटेक्स या क्षीर, इससे प्राप्त होता है हेविया ब्रेसिलियंसिस। जो रबर का वृक्ष होता है उससे प्राप्त होता है। और ये क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। और सामान्यतः जो प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबर के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, हेविया ब्रेसिलियंसिस, और प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अब आता है इसका निर्माण कैसे करते हैं, प्राकृतिक रबर का निर्माण है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो अगला हमारा पॉइंट होगा प्राकृतिक रबर का निर्माण। और हमने अभी जाना कि जो प्राकृतिक रबर होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो अब हम आइसोप्रीन के बहुलक के द्वारा इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आइसोप्रीन जो होता है उसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आइसोप्रीन। अब ये जो है हम इसकी संयोजकता को पूरा करेंगे, कार्बन की जितनी भी संयोजकता है उसको हम पूरा करके आइसोप्रीन का जो है वो सूत्र बना सकते हैं। जैसे इसमें जो पहला कार्बन है उसमें देखना 2 हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी है और एक ये एकल बंध से, तो जो अगली संयोजकता है वो द्विबंध लगा के हम पूरा कर देंगे। सेकंड में देखते हैं कि ये जो कार्बन है इसकी 2 संयोजकता तो इधर है, एक इधर है,
और एक हाइड्रोजन से कंप्लीट है। इसी प्रकार ये जो है यहाँ पे, तो यहाँ हम द्विबंध लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन का जब बहुलकीकरण किया जाता है तो पॉली आइसोप्रीन कहलाता है। और ये जो पॉली आइसोप्रीन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। तो पॉली आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ कहलाता है। अब इसका हम क्या करते हैं, बहुलकीकरण, लकीकरण। उच्च दाब व उच्च ताप पर, उच्च दाब व उच्च ताप पर जब इसका बहुलीकरण करवाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। तो जब इसका बहुलीकरण करवाते हैं तो किस प्रकार होता है, ध्यान से देखना इसमें। अब इसमें देखो ये द्विबंध है और ये द्विबंध है, ये दोनों हट जाएंगे और इसकी अनेक इकाइयाँ यानी आइसोप्रीन की अनेक इकाइयाँ आपस में मिलती है तो किसका निर्माण होता है, पॉली आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन का निर्माण होता है जिसे हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ ये होगा पॉली आइसोप्रीन। तो इधर देखना, ये जो कार्बन है इसकी चारों संयुक्ताएं कंप्लीट है, इधर ये जो कार्बन है इसकी भी चारों संयुक्ताएं हमने कंप्लीट कर रखी है। और ये जो कार्बन है इसमें देखना 2, 3 और 4 संयुक्ताएं कंप्लीट है और इसी प्रकार इस कार्बन की भी सभी संयुक्ताएं हैं वो कंप्लीट है। तो इस प्रकार हम प्राकृतिक रबर उसका निर्माण कर सकते हैं। अब हमें उसके साथ हमने आईपीसी नाम पढ़ा था, तो आईपीसी जब नाम हमने पढ़ लिया है तो हमें ये आइसोप्रीन है उसका आईपीसी जो नाम है वो भी पता होना चाहिए। तो हम इसका आईपीसी नाम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये जो है, तो आईपीसी में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला जो है उसका चयन किया जाता है। तो हमने लंबी श्रृंखला का चयन किया, फिर कार्बन को अंक देते हैं। कार्बन को अंक उधर से देंगे जिधर से क्या होगा, द्विबंध को कम से कम अंक मिले। तो इधर से हम इसको वरीयता देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें द्विबंध भी एक मिल रहा है और फिर प्रतिस्थापी भी जुड़ा है। अब जब इसका नामकरण करते हैं तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नामकरण करते हैं। तो बाहर रहे समूह क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी। तो 2 नंबर पे क्या है, 2 मेथिल। 2 मेथिल 4 कार्बन है तो एक को हमने पढ़ा था मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप और 4 को ब्यूट। तो क्या लिख देंगे, 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाई इन 1,3 डाई इन। तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा, 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाई इन। तो इस प्रकार हम जो प्रयोगशाला है उसमें प्राकृतिक रबड़ जो है उसका निर्माण कम कर सकते हैं। अब ये जो लेटेक्स होता है, जो लेटेक्स, अब ये जो लेटेक्स होता है उसमें एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं, एसिटिक अम्ल। अब जैसे ही एसिटिक अम्ल मिलाते हैं तो जो प्राप्त रबड़ होता है उसकी तनन सामर्थ्य व प्रत्यास्थता कम होती है। तनन सामर्थ्य व प्रत्यास्थता कम होती है। अब इसकी तनन सामर्थ्य व प्रत्यास्थता को बढ़ाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, सल्फर के साथ मिलाते हैं। सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करते हैं और जब इसे सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, रबड़ का वल्कनीकरण। रबड़ का वल्कनीकरण। तो इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो प्राकृतिक रबड़ होता है अर्थात जो लेटेक्स हमने प्राप्त किया उसके अंदर सबसे पहले क्या मिलाते हैं, एसिटिक अम्ल, सिरका डालते हैं। सिरका डालने से जो रबड़ होगा वो ठोस हो जाएगा और ठोस होने के दौरान उसकी जो तनन सामर्थ्य और जो प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी है, जो खींचने का गुण है, वो क्या है, एकदम नगण्य होते हैं, कम होते हैं। इसका मतलब वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। फिर इसकी क्वालिटी या जो प्रत्यास्थता और तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं,
ये जो सल्फर है, तो सल्फर के साथ इसको मिलाकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और सल्फर के साथ मिलाकर जब इसको गर्म किया जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, रबड़ का वल्कनीकरण कहलाती है। तो इस रबड़ के वल्कनीकरण के उपरांत जो हमें रबड़ प्राप्त होता है उसकी तनन सामर्थ्य अच्छी होती है, उसकी प्रत्यास्थता भी अच्छी होती है, यानी उसमें गुण जो है वो अच्छे गुण समाहित हो जाते हैं। अब उसके बाद में इसमें आता है जो रबड़ है उसका जो सामान्यतः उपयोग है वो कहाँ किया जाता है। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा रबड़ के उपयोग। तो रबड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो रबड़ का उपयोग में सबसे पहले आता है जैसे जूते हैं, बरसाती कोट हैं, जूते, बरसाती कोट, उसके बाद में जूते, बरसाती कोट और गोल्फ की गेंद, जो गोल्फ की गेंद आती है, गोल्फ की गेंद, उसके निर्माण में इसका जो है वो सामान्यतः उपयोग कर लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो वल्कनीकरण हुआ है, अब वो वल्कनीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, सल्फर उस आइसोप्रीन के साथ किस प्रकार से मिलता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे हमने CH2, अभी आइसोप्रीन का जो सूत्र है वो लिखा था, फिर हमने लिखा था CH3, CH3, CH2, ऐसे करके कुछ सूत्र लिखा था। अब हम इसको इस प्रकार, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, इधर हमने लिख दिया। अब जब ये आइसोप्रीन होता है, इसमें देखो ये 4 संयोजकताएं हो गई और उसके बाद में इसकी भी 4 हो गई इस कार्बन की। अब जब इसका ये है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, अब जब इसका बहुलीकरण करते हैं तो कैसे करते हैं, या इसका जब वल्कनीकरण किया जाता है तो वल्कनीकरण करने के दौरान इसमें क्या डालते हैं, सल्फर डाला जाता है। तो ये सल्फर जो है वो वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान इससे आबंधित होगा। तो आबंध जो है वो किस प्रकार से बना लेगा, तो इसमें जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो प्रक्रिया है इसका मतलब अनेक इकाइयाँ जुड़ गई हैं, और जब इसके अंदर सल्फर जो है वो मिलाया जाता है तो जो सल्फर है वो एक तो जो कार्बन है उसके साथ जुड़ेगा और एक इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और यही संरचना हम पीछे लिख देंगे। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो हमने पूरी प्रक्रिया देखी, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रबड़ का वल्कनीकरण। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि रबड़ है या जो बहुलक है क्या होते हैं, सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, और CNG और LPG के बारे में उसके जो रासायनिक गुण धर्म है या जो उसको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, उसमें कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा। और बहुलक में हमने जो प्राकृतिक रबड़ है उसके बारे में विस्तृत से अध्ययन किया। अगला जो वीडियो होगा तो उसमें हम उसके आगे के जो भी संश्लेषित बहुलक है उनके बारे में भी विचार करने वाले हैं।